नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आप सबको स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है धातु साम्य। सभी के जिंदगी में एक ना एक अवसर मिलता है जब आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको कोई ना कोई दवाई मिल जाता है। दवाई के साथ साथ कई बार परहेज की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ चीज़ों को आप खा सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं खा सकते, कुछ चीज़ आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं कर सकते। मेडिसिन के साथ आहार और विहार परहेज की बात भी डॉक्टर के थ्रू आपको मिल जाएगी। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है या ये जो परहेज है या जो मेडिसिन है कब तक लेनी है, ये जो क्वेश्चन है सबके मन में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार आ गया, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे आप फिजिशियन के पास गए तो वो कोई ना कोई दवाई दिए जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो गया। अभी 3-4 घंटे में आपका टेम्परेचर कम हो सकता है। क्या इसका मतलब आप 3-4 घंटे के बाद बिल्कुल सही है? ये क्वेरी सबके मन में आता है। इसलिए लोग जो है 3-4 घंटे के बाद अपना जो पुराना आदत है, जैसे खाने का आदत या जो भी विहार वो करते थे, वो फॉलो कर देते, कंटिन्यू कर देते, जिसकी वजह से वो दोबारा बीमार हो जाते हैं। अभी इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि उनका बुखार कम हो गया, फिर भी बॉडी अभी नॉर्मल नहीं है। अभी इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारा बॉडी में कोई विकार हो, बॉडी हेल्थ की तरह से, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और अभी हमें कोई मेडिसिन या परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ये एक जनरल वीडियो है तो आप पब्लिक को भी शेयर कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो धातु साम्य शब्द जो मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कोई भी फिजिशियन यही चाहता है कि अपना जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द अपना धातु साम्य अवस्था को वापस प्राप्त करे। अभी हम इस वीडियो में ये जो धातु साम्य अवस्था है उसको कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जो आचार्य है, जो पुरातन आचार्य, जो चरक ऋषि जैसे महर्षि, तो उन्होंने 12 पॉइंट के हिसाब से हमें समझाने की कोशिश की है कि धातु साम्य अवस्था, ये 12 पॉइंट को एनालाइज करते हुए आप बता सकते हैं। अगर 1, 2 या 3 में भी कमियां हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं है और कंप्लीटली सही नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अभी ये क्या है हम एक एक करके देखने वाले। सबसे पहले है रुक उपशमनम। रुक उपशमनम, जैसे कि आपको मैंने बुखार का एग्जांपल दिया। जो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, वो वहाँ पर रुक है। रुक का मतलब है दर्द, या यहाँ पर हम उसको डिस्कम्फर्ट के हिसाब से, पेशेंट को सुख नहीं महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको दुख महसूस हो रहा है। दुख अलग अलग तरह से हो सकता है। कभी कभी जलन हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को सूजन आ सकता है, कभी कभी पेशेंट को जब आप टच करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ होगा, अलग अलग तरह से। कभी कभी पेशेंट को खुजली हो सकता है, अलग अलग तरह से पेशेंट को दुख का महसूस होगा। अभी ये जो दुख है ये कब खत्म होगा, तब हम उसको बोल सकते हैं रुक उपशमनम। जैसे कि जो 60 ईयर्स के बाद जो पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर घुटनों में दर्द इस तरह के लक्षण लेके आते हैं। थोड़ी देर के लिए जब आप मेडिसिन देंगे, घुटनों के दर्द कम हो गया, इसका मतलब रुक उपशमनम। कोई पेशेंट आ गया, स्किन डिसीज है, एलर्जिक रिएक्शन है, तो उनको खुजली हो रहा है, आपने मेडिसिन दिया, खुजली कम हो गया, एक तरह से रुक उपशमन है। पेशेंट आ गया, बोल रहे दर्द हो रहा है सिर में, तो आपने मेडिसिन दिया, दर्द कम हो गया, रुक उपशमन। जो भी लक्षण पेशेंट लेके आता है, वो लक्षण को तुरंत कम करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है, उसके बाद जो वो लक्षण कम हो जाता है, उसको हम कहेंगे रुक उपशमनम। तो रुक उपशमनम और जो दुख कम होने की जो बात है, वो एक ही लक्षण है। इसके अलावा और भी लक्षण है। ज्यादातर लोग जो है यही रुक उपशमनम को पूरा व्याधि ठीक हो गया करके मानते हैं। ये गलत है। रुक उपशमनम सिर्फ एक हिस्सा है धातु साम्य का, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वो दोबारा कुछ गड़बड़ कर देता है तो रिलैप्स हो जाता है। वो जो व्याधि था वो वापस आ जाएगा
और पेशेंट को ज़्यादा खतरनाक तरह से वापस आ जाएगा और बाद में टाइम भी लग जाएगा उसको ठीक करने में। कई बार वो कॉम्प्लिकेशन की तरह से भी जा सकता है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि कैसे हम धातु साम्य अवस्था को पहचानेंगे ताकि हम फरेज को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके अलावा और जो 11 पॉइंट है वो क्या क्या है हम जानने वाले हैं, इसको ज़रूर अच्छे से सुनिए। स्वर वर्ण योग, ये दूसरा पॉइंट है। स्वर योग एंड वर्ण योग, जैसे कि हर एक का जो बोलने का जो तरीका है या जो वॉइस कहते हैं हम, वो इंडिविजुअल है, यूनिक है, हर एक अलग अलग है। तो जैसे ही कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है उनका कहीं ना कहीं वॉइस जो है आवाज़ में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। आवाज़ के साथ ही साथ वो थोड़ा डल लगना शुरू कर देता है। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल गया, वो टीचर्स उनको बोल रहा है कि अभी हम कल तो आप बहुत एक्टिव थे, आज क्या हो गया, डल लग रहे हो। तो वर्ण, उनके चेहरा जो है एक तरह से डल हो गया। जैसे कि एज बढ़ते बढ़ते जो लोगों के चेहरा जो है एक तरह से डल होता जाएगा। सो उसी तरह कोई भी व्याधि की वजह से वो डलनेस जो है हमें दिखता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आवाज़ में चेंज हो सकता है। उसका इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है, कुछ लोगों में कम हो सकता है, कुछ लोगों में मीडियम हो सकता है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा दिख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर 1% से लेकर 100% तक नुकसान होगा ही स्वर वर्ण में। अभी जब ये दोनों वापस आ जाएगा, पहले जैसे जब बोलने लगेंगे, पहले जैसे ही उनका चेहरा दिख जाएगा, एक्टिव है, ये भी एक लक्षण, मतलब ये धातु साम्य असिस करने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो मैक्सिमम मेडिकल साइंस इसके बारे में नज़र नहीं डालते। लेकिन आयुर्वेद में ये स्पेशली लिखा हुआ है, ये हमारा स्ट्रेंथ है और सही भी है, एकदम सही है। जो बुजुर्ग लोग हैं आप उनसे बात करेंगे तो वो अपने आप बताएंगे कि क्या आपके हाल ठीक है कि नहीं है, वो इसी को देखते हैं, स्वर वर्ण। तो अभी आप समझ रहे होंगे आयुर्वेद कुछ अलग बात नहीं है। जो घर में प्रैक्टिस होता था पहले, अभी भी हो रहा है, इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, वो आयुर्वेद का ही हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, स्वर वर्ण योग। तीसरा और चौथा पॉइंट में आता है शरीर उपचय और बल वृद्धि। शरीर का जो उपचय होने की जो बात है, जब भी कोई विकार होगा, बीमारी होगा, कहीं ना कहीं शरीर में एक तरह से वीकनेस आ जाता है, कमजोरी का महसूस होता है। और साथ ही साथ पेशेंट का जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो हम बोल सकते हैं, शारीरिक रूप से वो जो क्षमता रखते थे कोई भी चीज़ करने के लिए, जैसे उठाने वाली बात हो सकते, वजन वाला, कोई भी सोचने वाली बात हो सकते, मानसिक रूप से, तो ये सारी चीज़ जो है उनका घट जाता है। शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनका बल कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जब पेशेंट वापस धातु साम्य अवस्था तक जाएगा तब उनके जो बॉडी का जो नरिशमेंट है, पोषण की जो बात है, वो पहले जैसे हो जाए, शरीर उपचय। साथ ही साथ उनका जो शारीरिक रूप से जो क्षमता है, मानसिक रूप से जो क्षमता है, वो भी पहले जैसे ही हो जाता है, वो वापस आ जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बुखार हो गया, 3 दिन तक आपकी जो पढ़ाई का पढ़ा मतलब जब आप पढ़ते हैं शायद पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाता था, अभी बुखार है, 2-3 दिन तक आपको पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है। इसका मतलब आपका मानसिक रूप की जो क्षमता है वो अभी तक आए नहीं, इसका मतलब धातु साम्य अभी तक आए नहीं। इस तरह से हमें समझना है। मान लो कोई बैंकर है, कैशियर है, बुखार आ गया, आधा दिन टैबलेट लेके वापस आ गया काम में, अभी वो पैसे गिनने में उनको दिक्कत हो रही है। हालांकि बुखार नहीं है, फिर भी धातु साम्य अवस्था नहीं है क्योंकि उनका मानसिक क्षमता इतना नहीं है। इस तरह से हम सारे जो पेशेंट का जो धातु साम्य अवस्था है अच्छे से समझाकर उनको पूरी तरह से जड़ से ही उनका विकार को निकाल सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ रुक उपशमन से ही लोग व्याधि का विनाश हो गया करके मान रहे हैं, वही गलत है। इसलिए इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। अभी हम आगे जाएंगे। आगे के जो तीन लक्षण हैं वो आहार के बारे में। जब भी व्याधि होगा या विकार होगा, लोगों को खाने का मन नहीं करता, और अगर खा भी लिया तो अच्छे से पचेगा नहीं। ये कॉमन है, सही भी है, तब हमें इतना नहीं खाना चाहिए, हमें हल्का खाना चाहिए। लेकिन जब धातु साम्य अवस्था वापस आ जाता है तो पेशेंट को खाने का जो इच्छा है वो होता है, सबसे पहले उनको खाने का इच्छा होता है, वो मांग के खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, जब वो खाने के लिए बैठता है, अव्यवहार या अभिलाषा पहले वाला, अभी जब वो बैठता है खाने के लिए, रुचि ही, वो एंजॉय करते हुए खाता है। उनके मानसिक स्वास्थ्यता
और मानसिक रूप से उनके जो तृप्ति है और शारीरिक रूप से जो तृप्ति है, और ये एंजॉय करते हैं, मज़े से लेते हैं खाना। तो ये 2-3 दिन तक या 4-5 दिन तक वो नहीं था। पिछले 5 दिन वो अच्छे से नहीं खा पाया, जबरदस्ती भी हल्का खाना खा लिया होगा, वो भी इतना अच्छे से पसंद से नहीं खाया होगा। अभी वो पसंद से खाएगा, रुचि ही आहार काले। साथ ही साथ जब वो खाएगा वो पचना भी चाहिए, अगर नहीं पचेगा तो भी प्रॉब्लम है। सम्यक जरणम, काले सम्यक जरणम व्यवहार्यस्य, जब वो खाना खा जाता है वो टाइमली पच जाता है। मान लो पहले वो 1 बजे खाता था और 8 बजे डिनर करता था या 7 बजे डिनर करता था, अभी भी 1 बजे खा लिया, अभी 6-7 बजे तक उनको भूख लग गया, इसका मतलब पहले वाला जो खाना है अच्छे से पच चुका है। पचना भी एक बहुत जरूरी लक्षण है धातु साम्य अवस्था का। ये 3 लक्षण आहार के बारे में स्पेसिफिकली लिखा गया है, 12 में से 3 आहार के बारे में। अभी नेक्स्ट 3 जो है वो निद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, नींद के बारे में, जो सबको पसंद है। तो निद्रा के बारे में उन्होंने क्या लिखा? निद्रा लाभम यथा यथा कालम निद्रा लाभ, जैसे वो सो जाता था पहले, जैसे उनका साउंड स्लीप का पैटर्न था या स्लीप पैटर्न हम बोल सकते हैं, वो वापस आ गया। मान लो वो 10 बजे सो जाता था, सुबह 5 बजे उठ जाता था, अभी वो 10 बजे सो गया, अच्छे से नींद आ गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसका मतलब यथा कालम निद्रा लाभ, सही समय पे उनको नींद आ गया, अच्छे से नींद आ गया, क्वालिटी अच्छा है। सेकंड लक्षण ये लिखा कि सिर्फ सोने से नहीं चलेगा, उनको कोई सपना नहीं आना चाहिए। सपना जो आता है वो एक नींद का डिस्टरबेंस का लक्षण है, नींद सही नहीं हुआ है, ये डिस्टर्ब स्लीप का लक्षण है। हालांकि ये जो आम आदमी की जो लैंग्वेज है या आम भाषा में हम ज़्यादातर गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स इस तरह की भाषा हम इस आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेडिकली ये गलत है। अगर स्वप्न आ गया, आप डायरेक्टली मान लेना आपका नींद डिस्टर्ब था। ये आयुर्वेद की तरह से और इवन सारे मेडिकल साइंसेस इसके बारे में बात करता है। इसलिए बिना कोई स्वप्न, और स्पेसिफिकली इस श्लोक में उन्होंने जो संदर्भ है इसमें इन्होंने जो बुरे स्वप्न हैं वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो भी लिख दिया। हालांकि वो तो लिख दिया, लेकिन स्वप्न ही नहीं आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। साउंड स्लीप होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सिर्फ सोने से या बिना स्वप्न से सोने से नहीं चलेगा। अगले दिन जब वो उठेगा उनको फ्रेशनेस फील होना जरूरी है। जब आप बुखार या कोई भी इस तरह की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो कभी कभी आप 15 घंटे सो जाते हैं दिन में, मॉर्निंग उठते ही नहीं है। आपको सर्दी लग रहा होगा, आप कंबल उड़ के और सोएंगे 8 बजे 9 बजे तक 10 बजे तक, जरूरी भी है उस टाइम के लिए जब आप धातु साम्य अवस्था में नहीं है। लेकिन जब धातु साम्य अवस्था वापस आ जाता है, तो जब आप अगले दिन उठ जाते हैं तो आपको उस दिन सुबह फ्रेशनेस फील होगा। आपको जो पुराना पहले वाले दिन का जो नींद था उसका इफेक्ट पता चल जाता है। आप फ्रेश है, आप सारे काम करने के लिए तैयार है, आप में ऊर्जा है। सुखेन प्रतिबोधनम, सुखपूर्वक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कुछ बुक्स में इसकी जगह सुखेन प्रतिबोधनम की जगह सुखेन प्रबोधनम करके भी लिखा हुआ है। बोधन का मतलब है जो भी चीज बोला जाता है या सुना जाता है उसको ग्रास्प करना, उसको समझना। जब भी बीमारी से पीड़ित होगा, जो भी इस लोग बोलते हैं या कोई भी वो सुनता है तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये भी मीनिंग हो सकता है सुखेन प्रबोधनम, मतलब उनका जो अलर्टनेस है, उनको जो क्षमता है, जो भी चीज बताया जाता है सुनाया जाता है उसको ग्रास्प करने को, वो भी सही हो गया। मतलब दोनों सही है, नींद के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, इसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं, हालांकि दोनों सही है। 3 लक्षण दोबारा नींद के कॉन्टेक्स्ट से बताया, 3 आहार के बारे में, 3 निद्रा के बारे में। इसके बाद और भी है लक्षण, क्या है इतना इंटरेस्टिंगली बताया। सुखेन वात मूत्र पुरुष मुक्ति ही, रेतसा मुक्ति ही। जैसे शरीर में कुछ वेग होते हैं, जैसे मूत्र वेग हो गया, पुरुष वेग हो गया, मल को त्याग करने की जो वेग है, अपान वायु जो फ्लैटस रिलेटेड जो हो सकता है, या शुक्र धातु का जो त्याग करने का जो विधि है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, ये सारे जो त्याग करने की जो बात है, सुख है ना, जब वो सुखपूर्वक हो जाता है। जैसे आप पेशाब में चले गए और आपको कोई जलन नहीं होता है, जब आपको कोई दुख नहीं होता, पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, जैसे जलन हो सकता है, कोई भी नहीं हुआ है, आपका पेट साफ हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो कंसिस्टेंसी था स्टूल्स का वो भी सही है,
तो इस तरह से सुकेना, सुकेना जो शब्द है वो दोनों के साथ लेना पड़ेगा, एक तो प्रतिबोधनम है, दूसरा इसके साथ भी लेना पड़ेगा। जब सारे वेगों को सुखपूर्वक निकाल सकते तो तब भी हम समझ सकते कि शायद धातु साम्य अवस्था वापस आ चुका है। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली बता दिया, सर्वाकारैहि मनो बुद्धि इंद्रियाणाम च अव्यापत्ति। सर्वाकारैहि सारे एंगल से, सारे पॉसिबिलिटीज से, मन बुद्धि इंद्रिय, मनस आपकी जो मन है सही है, जिस तरह से मन काम करता है वो हमारे शरीर भी इतना नहीं कर पाएगा, उतना तेज है मन का काम। चिंतन करने का विषय हो सकता है, सोचने की बात है, उसके विचार करने की बात है, उसकी संकल्प करने की बात है, जो भी मनस काम करने वाला है वो अभी तैयार है करने के लिए। दूसरा बुद्धि, जो बुद्धि तत्व है आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सारी चीज बुद्धि के ऊपर डिपेंड है। जब आपके बुद्धि भी वापस अपना काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब धातु साम्य है। उसी तरह सारी इंद्रिय जो है, ज्ञान इंद्रिय हो सकता है या कर्मेंद्रिय हो सकता है। जैसे कि आपके आंख देखने लायक हो गया, सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, आपके हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, जो भी अपना काम है। इस तरह से सारी इंद्रियों का काम जब नॉर्मल हो जाता है, कोई भी दुख के बिना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। अव्यापत्ति, अव्यापत्ति का मतलब है कोई नुकसान के बिना। इस तरह से इन्होंने ये जो 12 लक्षण है, हालांकि हम इसको स्प्लिट करेंगे तो और भी बढ़ जाएगा, लेकिन इस तरह से 12 लक्षणों के हिसाब से हमारे जो आयुर्वेद के विद्वान लोग थे, उन्होंने मतलब वो लोग इस तरह से धातु साम्य को असिस्ट करने के क्राइटेरिया हमारे सामने रख दिया और इतना बढ़िया लिखा है कि कोई भी इसको नेगेट कर ही नहीं सकता। इसमें कोई चिंतन करने का विषय ही नहीं है, सभी चीज 1% सही है। तो जब भी आपको बीमारी होगा, आपके पेशेंट्स को बीमारी होगा, जरूर धातु साम्य अवस्था के बारे में सोचिए। तब तक परहेज रखना जरूरी है, चाहे मेडिसिन बंद कर दो जरूरत नहीं है तो, लेकिन परहेज रखना, कौन सा करना, क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीज को याद रखना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कोई दूसरा बीमारी आ सकता है या यही बीमारी दोबारा आ सकता है, और जब वो वापस आएगा वो विथ स्ट्रेंथ आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो सारे लोगों को ये जानना जरूरी है कि धातु साम्य अवस्था तक सारे दवाई या परहेज के ऊपर ध्यान नजर रखना या फॉलो करना जरूरी है। ये आज का विषय था हमारा, विशेष रूप से धातु साम्य आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। जो नोटिफिकेशन बटन है उधर आप दबा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, कोई वीडियो मिस नहीं होता। और आपके सारे फ्रेंड्स जो है या जो रिलेटिव्स है या आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी छात्र हैं उनको भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं हर एक के लिए, जो चाहिए उस तरह से हमने बनाए। और अगली बार तक मेरा नाम नंदिश है। थैंक यू।